मेरे साथ लगातार पांचवें चरण के मतदान को लेकर के मेहमान बने हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राहुल लाल जी हैं और राज बिहारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही मेरे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। उमाशंकर जी, पहले आपका रुख करते हुए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही हैं लॉकेट चटर्जी। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जो है वैसे तो बहुत आम है, झड़प तो होती है चुनाव में। राज बिहारी जी शुरू में कह भी रहे थे कि देखिए पहले तस्वीरें ज्यादा आती थी इस तरह की, अब उतनी हिंसक नहीं है, लेकिन फिर भी झड़प ना हो, पश्चिम बंगाल में सामान्य तरीके से चुनाव हो जाए, मुझे तो लगता है कि ये हो ही जाए बहुत बड़ी बात होगी। आज फिर झड़प की तस्वीरें हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। पहले मैं बोल रहा था, मुझे लग रहा है कि कई चीजें आपने पूछी और मेरी बात आ नहीं पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में रहेगी वहां हर हाल में ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये तनाव, ये दंगे जरूर होंगे। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो मुजफ्फरनगर जैसे बड़े दंगे हुए। तो कहने का, और ये असामान्य बात या संयोग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दंगे के मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में नहीं है, सत्ता में आना चाहती है, इसलिए वो ऐसे खेल करती है, ऐसे षड्यंत्र करती है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, आपने मुझसे अमेठी के बारे में सवाल पूछा था, मैंने उस समय ये बात कही थी। अगर मेरी बात नहीं आई थी तो मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ प्रीति। देखिए, केएल शर्मा जी राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के हनुमान है। हनुमान जी को उतारा गया है, जैसे रावण के वध के पहले भगवान राम ने शांति का संदेश हनुमान जी के माध्यम से और अंगद के माध्यम से भेजा था, और रावण के अहंकार ने उनको झुकने नहीं दिया था। अब स्मृति ईरानी जी 13 रुपए किलो वाली चीनी देने वाली दीदी, जो 400 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करके पिछला चुनाव वो जीत के गई थी, अब वो दोबारा आई है। अमेठी की जनता उनको वहां से हटाने के लिए संकल्पित है। राहुल गांधी जी की जरूरत नहीं थी, वहां पर तो हनुमान जी ही काफी हैं। अच्छा है कि अपनी हार मानकर स्मृति ईरानी जी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी लापता सांसद थे, इसीलिए अमेठी की जनता ने उन्हें पिछली बार आईना दिखा दिया था, और ये डर था कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी आए नहीं। भी भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कारों में आते हैं। प्रधानमंत्री जी मंचों से खुलेआम झूठ बोलते हैं, कभी मंगल सूत्र की बात करते हैं, कभी मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं, और कल ही बनारस में उन्होंने दूसरा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो ज्यादा बच्चे पैदा करना ये तो गरीबी से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने तो कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। और इसी चुनाव में मंगलसूत्र पर उतर आते हैं, कभी कहते हैं राम मंदिर जो है हमारी आस्था का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, और फिर बयान देते हैं कि 400 सीट के पार हमको पहुंचाइए, नहीं तो कांग्रेस आ जाएगी, इंडिया आ जाएगा तो बाबरी ताला लग जाएगा उस पर। ये प्रधानमंत्री स्तर की बातें नहीं है। मैं भाजपा की महिला साथी को सुन रहा था कि चुनाव के बाद विदेश चले जाते हैं, पता नहीं, ये मैं नाम तो इनका पढ़ नहीं पाया, पता नहीं ये भी साथ में उसी जहाज में जाती हैं क्या, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए, 1.5 रुपए 2 रुपए के ट्रोल के लोगों को बिठाकर दूसरों के ऊपर कीचड़ उठाने का काम करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी जो नाली गैस से चाय बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो बादलों से राडार को बचा के निकाल देते हैं, जिनकी ना डिग्री का पता, जो परिवार छोड़ के भागे हुए 35 साल भिक्षा भी मांगते रहे और विदेशों का भी सफर करते रहे, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई, इन सब चीजों से देश अब वाकिफ हो चुका है। ठीक है, कम से कम आप एक बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें ट्रोल टीम ज्यादा हावी है, डिजिटली इस चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। लौटूंगी आपके साथ में, आपके पास में मेरे साथ फिरोज बख्श जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है फिरोज जी भारत एक्सप्रेस में आपका। फिरोज जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, इस बीच एक जो पहलू निकल करके आया कि जो एक्चुअल में कार्यकर्ता है उसको तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया गया या तवज्जो नहीं दिया गया, जिससे कार्यकर्ता नाराज है। दोनों ही खेमों की बात की जाए, पक्ष विपक्ष, इसमें कोई एक खास पार्टी का मैं जिक्र नहीं कर रही हूं, दोनों ही तरफ से इस तरह की चीजें हुई। ये जो चुनाव है इस बार डिजिटली ज्यादा लड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि देश का आज भी ज्यादातर वोटर जो है डिजिटली उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के खबरों का रुख नहीं करता है जिस पर एक दूसरे पर छीटाकशी होती है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आपकी बात प्रीति जी बिल्कुल ठीक है। एक तो बात इस चुनाव की खासियत यह है कि इसमें कोई लहर किसी किस्म की नहीं है। चुनाव जो है मुद्दों पे हो रहा है, और अगर किसी को आप लहर कहते हैं तो वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी के ऊपर है, जो अभी तक बरकरार है, पहली चीज।
और दूसरी चीज ये है, देखिए कि जहां तक आपने कार्यकर्ता की बात करी, कार्यकर्ता इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कार्यकर्ता को ध्यान नहीं दिया जाएगा, देखिए कार्यकर्ता क्या है, मान लीजिए भाजपा है, भाजपा में मोदी जी हो, नड्डा जी हो या फिर होम मिनिस्टर हो, अगर वो हर कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री के बराबर नहीं समझेंगे, नड्डा जी नहीं समझेंगे, तो कार्यकर्ता जो है टूट जाता है। तो कार्यकर्ता को मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी में इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसी वजह से देखिए पोलिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ है, नतीजे जो आएंगे पता चल जाएगा किसके फेवर में जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता को, मैं ये तो नहीं कहूंगा घास नहीं डाली गई, कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कार्यकर्ता है जो सुबह घर पे जाता है 7 बजे, कहता है वोट डालिए, गृहिणी से कहता है भाई आप नाश्ता पहले कर लीजिए, कपड़े बाद में धो लीजिए, हंडिया बाद में चढ़ा लीजिए, प्लीज थोड़ा वोट आप भी डालिए, अपने दूसरे मेंबर्स को भी पढ़वाइए। तो कार्यकर्ता को जब तक इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, चुनाव नहीं चढ़ेगा। ठीक है, कोई कितना ही पॉपुलर हो, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, सोनिया जी हो या ममता हो, कोई भी हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन कार्यकर्ता को इम्पोर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत नहीं दी गई। डिसकंटेंटमेंट यहाँ देखी गई है ज्यादातर खेमों में, और यही वजह है कि रैलियों में तो लोग भीड़ को पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि नेताओं के सामने, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत माफी के साथ में, कि नंबर बनाने होते हैं। खेमचंद जी, यहाँ पर हम नैरेटिव का भी जिक्र कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से हमने पहले चरण से लेकर के चौथे चरण और 5वें चरण के जब प्रचार के तरीके देखे, तो उसमें एक पैटर्न में चेंज देखा। शुरुआत में अब की पार 400 पार का नारा लगता रहा, फिर वो नारे बदलते चले गए। हालांकि वो तो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी, लेकिन जो चुनावों के दरमियान हिंदू मुसलमान का जिक्र हावी होने लगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान तक की गूंज रैलियों में सुनाई देने लगी, राम मंदिर भी उठाया जाने लगा कि अगर कांग्रेस आ गई तो रामलला फिर टेंट में पहुंच जाएंगे। ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन, और वो है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक ही विजन है, और वो है हम युवाओं को मजबूत और सशक्त बनाना चाहते हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, हम किसानों की मदद करके किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं, और हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल के लाना चाहते हैं। ये हमारे 4 नारे हैं, और इन चारों क्षेत्रों को, या चारों आप कह सकते हैं जो विशेष जातियां आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आइडेंटिफाई की, उनको एम्पावर करते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को डेवलप राष्ट्र बनाना है। यही हमारा लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। विकसित भारत यात्रा हम लोगों ने पूरे देश में निकाली, हर गांव में गई, हर घर तक पहुंची, और उसमें हमने अपने कामों के बारे में बताया। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और हमने क्या किया उसके बारे में बताया। हमने बताया कि हमने मात्र 10 साल में 7 नए आईएम्स बनाए, 7 नए आईआईटी बनाए, 16 नए हम लोगों ने ट्रिपल आईटीज बनाए, 15 हमने एम्स बनाए, 390 हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई। ये सारी चीजें हम लोगों ने मात्र 10 साल में की। 15 नए एम्स बने, ये सब मात्र 10 साल में सारा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तमाम बातें आपने अपने घोषणा पत्र में भी मेंशन की हुई हैं। मैं डिबेट का समय को इस्तेमाल करना चाहूंगी सवालों के साथ में। मैं आ रही हूँ आपके पास में, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब आप दीजिएगा। घोषणा पत्र में तमाम बातें हैं, रैलियों में भी हम सुन रहे हैं, रैलियों में भीड़ आती है, लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते। कौन से वोटर हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे? आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा, कौन से वोटर्स हैं जो पोलिंग सेंटर का रुख नहीं कर रहे और नाराजगी क्यों है? प्रीति जी, मैं जो बता रहा हूँ कि हम अपने मुद्दे पे कंसिस्टेंट हैं और कंसिस्टेंट ही रहेंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस ने अपने सो कॉल्ड जो न्याय पत्र है उसमें मुस्लिम अपीजमेंट की बात की, और समाज को तोड़ने की बात की, जाति से जाति को लड़ाने की बात की, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात की, तो हमको जवाब देना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता जिस तरीके से उन्होंने अपने रूल में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, वैसा ही वो आने वाले समय में करें। वो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है उसको लागू करेंगे, मतलब भारत में वो शरिया लागू कराना चाहते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जनसंख्या का जो आंकड़ा आया, उस आंकड़े ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने 60 साल में मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से एक विशेष वर्ग को उन्होंने एम्पावर किया, उन्हीं का सहयोग किया, और भारत को बदनाम करते रहे कि भारत में जो माइनॉरिटी है वो फल फूल नहीं रही है, वो खुश नहीं है, या फिर उसको दंडित किया जा रहा है, या फिर उसको दबाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। अब रही बात जो वोटिंग की, तो वोटिंग में 2 कारण है। एक, बहुत भयंकर गर्मी इस समय है, हीट वेव्स हैं। दूसरा, इस समय नेगेटिविटी इंडी गठबंधन की तरफ है। तो इंडी गठबंधन की नेगेटिविटी की वजह से इंडी गठबंधन के जो समर्थक हैं
बहुत सारी जगह वोट करने चलिए ठीक नहीं है, आ रहे आपका हैं। दावा ये कि अब जो ये वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं, पोलिंग सेंटर का रुख नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी के वोटर्स नहीं है। बीजेपी का वोटर तो अभी भी तटस्थ है। राहुल जी, आपका मैं रुख कर रही हूँ। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में, राहुल लाल जी हैं और राज बिहारी जी हैं। राहुल जी, आपका रुख करते हुए हम लगातार यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि लहर की कमी है, और मुझे एक चीज समझ में आई कि बीते 10 सालों से जनता वही तमाम बातें सुन सुनकर मुझे लगता है थक गई है। कुछ नया चाहिए, कुछ उम्मीदें होती हैं, और लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाए गए, वायदे किए गए, लेकिन जनता के बीच जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दोषारोपण करना जनता को अब रास नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे लिए बात कीजिए, हमसे जुड़ी हुई चीजों का जिक्र किया जाए, वो ना बताएं कि अब तक क्या कर लिया गया, वो तो हो गया, आगे क्या, हमें क्या मिलेगा, ये बताते तो शायद बेहतर, ज्यादा जनता वोट कास्ट करने के लिए पहुंचती और उनको अपीलिंग भी लगता। प्रीति जी, देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि मुद्दों को लेके, तो हमें लग रहा है कि मुद्दों के संदर्भ में विपक्ष तो सही जगह पे है, क्योंकि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें मुद्दे महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, सामाजिक न्याय के मामले हैं, तमाम वो मामले हैं जो कि जन सरोकार से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, देखिए उसमें हम लोग लगातार, मैं देख पा रहा हूं कि शुरुआत से लेके अभी तक में वहां पे मुद्दा कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है। लगातार, जैसे देखिए, प्रधानमंत्री की पूरी तैयारी दिखी कि वो राम मंदिर के मामले पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो मामला नहीं चला। तो उसके बाद पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, वो लगातार कोई न कोई ऐसा मुद्दा देने का प्रयास कर रहे हैं जो कुछ कैचअप हो जाए। जैसे अभी बीजेपी के प्रचार में, मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रचार में मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सुनती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से, या यूपी के मुख्यमंत्री के मंच से, बीजेपी के अध्यक्ष के मंच से, या अमित शाह के मंच से, सबके मंच पर मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सेंटर फोकस में रहता है। राहुल गांधी को सुनते हैं, सोनिया गांधी को सुनते हैं, और अगर यदा कदा कहीं और किसी का जिक्र होता है तो भ्रष्टाचार का जिक्र कर लिया। मैं तो कह रहा हूं, देखिए प्रीति जी, कि अगर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जनता तक पहुंची है अगर, तो उसमें बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। देखिए, कांग्रेस 2014 तक सत्ता में थी, अभी भी अगर देखिए, अभी भी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ऊपर हमले में ही अपना सारा समय और एनर्जी लगा रही है अगर वो, तब तो फिर एक तरह से आप कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने का काम खुद ही भारतीय जनता पार्टी कर दे रही है। अब खाली एक सेकंड में मैं कर दूं, 48 पेजों का कांग्रेस का घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में जो तमाम, अभी खेमचंद शर्मा जी ने कई तरह की चीजें कही कि वहां पे अल्पसंख्यकों को लेके, उसमें कोई भी, एक तरह से मैं कह दूं कि एक संविधान के दायरे में रहते हुए उसमें कौन सा ऐसी चीज कही गई है जिसमें कि आप ये आरोप लगा दें कि एक भैंस जो है कि वो अगर 2 भैंस है तो एक भैंस जो है कि आपकी ले जाएगी कांग्रेस, मंगलसूत्र जो है वो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। पित्रोदा का बयान भी बीच में आया ना, और वो सुर्खियां बटोता रहा। देखिए, उन्होंने विरासत टैक्स के बारे में कहा था, चलिए सैम पित्रोदा तो हट भी गए उस जगह से, अपने पद पे वो है भी नहीं, लेकिन 48 पेज का जो पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने बहुत ध्यान से, चूंकि बीजेपी ने जब आरोप लगाए तब मैंने उसको बहुत ध्यान से खोल के कई बार पढ़ा प्रीति जी उसको, तो उसमें मुझे जो तमाम बीजेपी के आरोप लग रहे थे वो चीजों का हमें पुनरावृत्ति हमें उसमें नहीं दिखी। लेकिन बीजेपी के मन से तो ये दावा किया जा रहा है कि जो भ्रम की स्थिति है या भ्रम फैलाने का काम है वो कांग्रेस पार्टी करिए। राज बिहारी जी का भी कमेंट ले लेते हैं। राज बिहारी जी, इत्तेफाक रखते हैं कि भ्रम दूसरे खेमे से फैलाया जा रहा है, लेकिन दोषारोपण कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, भ्रम तो सभी विरोधी दलों की तरफ से फैलाया जा रहा है। दूसरा, जैसे एक बात उठाई जा रही है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो बेरोजगारी और महंगाई पर विरोधी दल कौन सा बड़ा प्रदर्शन कर पाए हैं, जनता को जोड़ पाए हैं? आप केवल बैठ के कि भाषण दे दिया आपने रैली में, महंगाई से जनता परेशान है, तो आप तो ऐसा कोई माहौल नहीं पैदा कर पाए कि जनता के बीच की भाई महंगाई है। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे पहले भी कह रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर है, ये देखिए, वो प्रति मतदान में कम रहने की बजाय कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो फिर कांग्रेस के वोटर, समाजवादी वोटर बाहर आ जाते। पंडित इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, इसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी रहता। एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, उसे काउंटर कर दिया गया कैंडिडेट के चेहरे पर। देखिए, वोट मतदान के प्रति उदासीनता जरूर है, उसकी एक बड़ी वजह गर्मी का मौसम भी है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चुनावों की मुकाबले देखें तो पिछली बार तो 26 मई को रिजल्ट आ गए थे, आज तो 20 मई को मतदान होगा, फिर 25 मई को मतदान होगा, 1 जून को मतदान होगा, और इस बार मौसम पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म है। कहा जा रहा है कि 13 साल बाद इतनी गर्मी इस बार पड़ रही है, ये भी एक बड़े वजह है। दूसरा ये है कि विपक्ष के पास मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री ने जो सत्ता में है
उन्होंने खुद भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया। लोगों के घर से पैसा निकल रहा है। अभी झारखंड में कितनी बार पैसा निकला, बंगाल में कितनी बार पैसा निकला। जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं वहां कितने का करोड़ रुपए निकल रहे हैं। ये इसी कारण भ्रष्टाचार मुद्दा बना कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्षी खेमों के लिए किया जा रहा है। दूसरा ये कि राम मंदिर का मुद्दा कौन बना रहा है। सवाल ऐड कर रही हूँ आपने, क्योंकि भ्रष्टाचार का जिक्र किया और विपक्षी खेमे से पैसों की बरामदगी का जिक्र किया। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी हमारे पीछे लगा देते हैं, या जो भ्रष्टाचारी थे या जिनके ऊपर आरोप था उन्हें अपने खेमे बुलाकर। बड़ा शानदार उदाहरण है। वो कौन सा डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर है, इसका भी जिक्र प्रियंका गांधी भी करती रही, वो भी हम सुनते रहे थे। इस पर आपका कमेंट राज बिहारी जी। देखिए, भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, उसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर की तरह उभर के आए। तो ऐसा लग रहा था देश में एकदम सफाई हो जाएगी, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे। अभी जमानत पर रिहा होके आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पाया है। एक बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री, राहुल लाल हंस जरूर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का इलेक्ट्रल बॉन्ड, डिटर्जेंट पाउडर को जानना चाह रहे हो या वॉशिंग मशीन को, जिसमें धुल करके लोग साफ हो जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबके पास लिख के आया है किसको कितना पैसा मिला है। किस परिस्थिति भाई में पहले तो तमाम चीजें नजर आ गई उसमें। आप इधर देखिए ना, अब देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के संदर्भ में तो ये चीजें नजर आई ना। मैंने आज ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ रहा है। उसके बाद अगले दिन जो है वो कंपनी जो है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे रही है। और दूसरी चीज हमें अभी भी याद है कि भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने जिसमें बोला था कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के बिल्कुल सीना ठोक के प्रधानमंत्री ने कहा था। और मैंने किसी बीच में टोका नहीं था। उस समय अजित पवार के ऊपर जो बड़े आरोप लगाया, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला का आरोप लगा। एक करके सुन लेते वो खजाना मंत्री है, महाराष्ट्र का पूरा खजाना मंत्री। राज बिहारी जी, आपका कमेंट फिर मैं फिरोज साहब का रुख करूंगी। एक बात और मैं कहूंगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में चुनाव चल रहा है। पहले भी ये बात आई कि अमेठी में हनुमान बोल रहे हैं, जो राम को नहीं मानता उसके हनुमान कैसे हो गए। दूसरी बड़ी बात है कि अमेठी राहुल गांधी छोड़ के गए थे। उनको लगा बायनाट हार रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब जनता मैसेज गया है, ऐसा नहीं है। तभी दोबारा आए कि रायबरेली से चुनाव लड़ लेंगे। रायबरेली में आप 1 महीना तक फैसला नहीं कर पाते कौन चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने को तैयार थी, राहुल गांधी के जीजा भी चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन टिकट आखिर राहुल के नाम पर ही हुई। तो आखिर प्रियंका गांधी जो चुनाव संभाल रही है, राहुल से बढ़िया बोलती है, उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ा गया। चलिए, आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी अच्छी वक्ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टियों ने लॉन्च नहीं कर पा रही। उमाशंकर जी का एक बार फिर से रुक करते हैं, फिर फिरोज साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर आपने पॉइंट दिया इसको समझना जरूरी है। उमाशंकर जी, कांग्रेस पार्टी ने गलत संदेश नहीं दे दिया क्या? क्योंकि लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी को इस बार लॉन्च किया जाए, लेकिन क्या वजह है कि प्रियंका गांधी को लॉन्च न किए जाने के बजाय वायनाड में भी राहुल गांधी जो खुद को जीता हुआ मान रहे हैं, रायबरेली में अगर प्रियंका भी उतरती तो विरासत तो जारी रहती ना गांधी परिवार की, या उनको मान लिया गया कि अब वो रॉबर्ट वाड्रा से शादी हो चुकी है तब वो गांधी नहीं है? देखिए प्रीति जी, ये कितने मक्कार लोग हैं कि अगर प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारिए तो परिवारवाद, और ना उतारिए तो बोल रहे हो। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी आपके राज बिहारी जी को सुन रहा था। पता नहीं सत्ता के रास और बिहार में कितने व्यस्त हो गए हैं कि जनता के असल मुद्दों से मुंह मोड़ चुके हैं। ये कह रहे हैं गर्मी बड़ी है जी इसलिए मतदान कम हो गया। ये जरा इनसे पूछिए, अपने ज्ञान चक्षु खोले और देखें कि चुनाव तो हर बार इसी महीने में होता है, इस बार इनको ज्यादा प्रचंड गर्मी दिख रही है। प्रभु आपके ये मान लीजिए उमाशंकर जी, मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है, दिल्ली का ही पारा 47.8। मुझे लगता है आपने पहली बात नहीं सुना। खुल रहे हैं। मैंने पूरा विश्लेषण किया है। ये इनको महंगाई में कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रदर्शन किए, कितनी लड़ाइयां हुई, राम लीला। यही तो बात है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करने के बावजूद राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हुए? 2 सीटों से चुनाव लड़ना क्यों मजबूरी बना? प्रीति जी, महंगाई इस देश का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाया। जिस देश का प्रधानमंत्री खुले मन से किसी को 72,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताता है, 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना देता है। जिसका मुख्यमंत्री चक्की पीसिंग करता है, अगले दिन उप मुख्यमंत्री बन के गलबैया करता है। ऐसे बेशरम लोगों की बातों पर
जनता को अब भरोसा नहीं है, इसीलिए देश में चलिए, 4 जून भी बहुत दूर नहीं है, 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। मैं लौटूंगी अपने मेहमानों के पास में, मुझे बहुत माफी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों से लोग चुनाव प्रचार के दरमियान भटकते हुए फोकस दूसरे मुद्दों पर कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी का मैं फिर रुख कर रही हूँ, बीजेपी से प्रवक्ता है। खेमचंद जी, चर्चा तो आपने सुनी ली, आरोप आप पर भी लग रहे हैं और विपक्षी खेमा पुरजोर तरीके से आरोप लगाता नजर आ रहा है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप कहते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन मंच से हिंदू मुसलमान जैसे संदेश जो है आप ही के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। राम मंदिर को आप मुद्दा नहीं मानते, आप कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं, विकसित भारत मकसद है, लेकिन फिर भी राम मंदिर को लेकर के और कांग्रेस का तस्वीर दिखाते हुए जनता को एक अलग तरीके का आईना दिखाने का काम आप लोग करते हैं। ये कथनी और करनी में फर्क बीजेपी के खेमे से क्यों दिखाई दे रहा है? इन चुनावों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का डर आपको भी सता रहा है क्या? धन्यवाद, आपने समय दिया, काफी समय के बाद समय दिया है। मैं सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि उमाशंकर जी की जो भाषा थी वो एक प्रवक्ता की भाषा नहीं, वो एक गुंडे की भाषा थी। इस तरीके की भाषा नेशनल टीवी पे शोभा नहीं देती। मैं रिपीट नहीं करूंगा, उनकी भाषा में बात नहीं करूंगा। वो जिसको हनुमान बता रहे हैं वो भगवान राम को नहीं मानते। जब भगवान राम को नहीं मानते तो भगवान राम की तरह कैसे हो गए? हनुमान और राम का परिचय दे रहे हैं। और हनुमान जी कभी भी, भगवान राम ने जो स्थान छोड़ दिया, भगवान राम जिस चीज को नहीं जीत पाए वहां हनुमान जी कभी नहीं गए। हनुमान जी ने कभी अपने आप को बड़ा प्रस्तुत नहीं किया। आप यहाँ पे अमेठी से भाग जाते हैं वायनाड से भाग के फिर आप रायबरेली आते हो, फिर कहते हैं कि हमने तो अपने हनुमान जी को भेज दिया। अब इस तरीके से चुनाव एक एक करके सुन लेते हैं। उमाशंकर जी सुन लेते हैं खेमचंद जी को। उमाशंकर जी सुन लेते हैं, खेमचंद जी को सुन लेते हैं पहले जी। प्रीति जी, इसलिए इनको बेशरम कहता हूँ, मैं मक्कार कहता हूँ। नहीं, मुझे लगता है शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, डिबेट को सकारात्मक रखा जाए, बेहतर रहेगा जी। ये देखिए, शब्दों का चयन अच्छे तरीके से करें, सोच समझ कर करें। हम सभी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। हिंदुस्तान देख रहा है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें बेशरम। शर्मा जी राम को नहीं मानते। उमाशंकर जी, ये व्यक्ति प्रवक्ता नहीं हो सकता। उमाशंकर जी शालीन शब्दों का इस्तेमाल करें। उमाशंकर जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। खेमचंद जी अपनी बात पूरी करें। 10 साल इस देश को गर्त में जी, कैरेक्टरलेस है ये व्यक्ति, राजनीति में रहने लायक नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को प्रवक्ता बना के रखते हैं तो उनको मुबारक, उनको बधाई। लेकिन ये व्यक्ति राजनीति और नेशनल टीवी में बोलने लायक नहीं है। अटैक्स नहीं करते हैं, हम मुद्दों पर बात करते हैं। खेमचंद जी जी अपनी मुद्दों पर बात नहीं। प्रीति जी, जब ऐसा व्यक्ति अभद्र भाषा का ठीक है, उनके ऑडियो को डाउन कर दिया गया है। खेमचंद जी, मेरे पास समय सीमित है, मैं चाहूंगी सकारात्मक चर्चा हो जाए। जी प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे ही है। लेकिन अगर राहुल गांधी क्लोज डोर मीटिंग में ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो मंदिर पे कोर्ट का डिसीजन है उसको पलट देंगे और मंदिर को तोड़ देंगे, और ये कौन कहते हैं? आचार्य प्रमोद जी कहते हैं। इतने बड़े नेता, लंबे समय तक वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर रहे, बड़े नेता रहे हैं। खेमचंद जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम तब भी तो ये बातें कह सकते थे, जब कांग्रेस से अलग हो गए तब जाकर के ये बातें वो कह रहे हैं। इसका कितना वजन आप मानते हैं? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रीति जी एक साधु हैं, संत हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, इतना तो मैं विश्वास करता हूँ। और उन्होंने जो बात की, अगर नहीं की तो खंडन करना चाहिए कि आपने ऐसा नहीं कहा है। केस क्यों नहीं किया? प्रमोद जी पे केस क्यों नहीं किया? डिफेमेशन केस करना चाहिए था, उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ये अपने आप में दिखाता है। दूसरा, चलो ये बात आप मान ली कि भाई इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर डीएमके ने जो कहा कि भाई सनातन जो है वो खराब है, उसको नष्ट कर देना चाहिए, वो कैंसर की तरह, क्यों मुंह नहीं खोला? जो बहन नेहा की हत्या कर्नाटक में होती है, लव जिहाद घर कह रहा है कि भाई, और उनके पिताजी कह रहे हैं लव जिहाद के तहत हो रही है, वहां पे सीएम, डिप्टी सीएम उसको कैजुअली लेते हैं। फिरोज जी के पास में जा रही हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास में। फिरोज जी के पास में जा रही हूँ। फिरोज जी, यहाँ पर सनातन का अपमान करने वालों का साथ विपक्षी गठबंधन देता रहा, या कई मुद्दों पर जब सनातन का अपमान करने वालों की बात होती रही तो खामोश रहा? विपक्षी गठबंधन ने जनता को क्या संदेश दिया यहाँ पर, और क्या ये वजह है कि लोग जो है विपक्ष के साथ नहीं हुए? 10 साल का सरकार एंटी इनकम्बेंसी हावी होगा, बावजूद इसके एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर भी यहाँ पर इन चुनावों में देखा नहीं जा रहा है। आप इस पर कमेंट करेंगे क्या? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नहीं ऐसा है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो इतना नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे बात आई महंगाई की, बात आई बेरोजगारी की, कुछ हद तक महंगाई है, कुछ हद तक बेरोजगारी है। और महंगाई का ग्राफ तो देखिए, बचपन से हम जब बचपन में यहाँ थे पुरानी दिल्ली में, तो 2 बैलों की जोड़ी थी कांग्रेस का सिंबल, उसके बाद फिर वो मतलब बदलता चला गया, अब हाथ है कांग्रेस का सिंबल। तो महंगाई तो इसलिए बढ़ती है कि अगर देश को चलाना है तो कहीं ना कहीं, जैसे अब ये वंदे ट्रेन बनाई है,
एयरपोर्ट जो 64 थे डबल से भी ज्यादा हो गए, एम्स जो थे वो बहुत कम थे, वो भी डबल हो गए। तो मेडिकल की सीटें इतनी बढ़ गई, यानी इतने बड़े बड़े पुल बन गए, इतनी अच्छी पानी की तरह सड़कें चल गई। तो ये जो महंगाई को कहते हैं ना लोग, मुझे याद आ रहा है गाना कि बचपन में मैंने गाना सुना था, शायद 1980 का था, कि बाकी जो कुछ बचा महंगाई मार गई। तो ये जो महंगाई है ना, ठीक है महंगाई है, हम इसको मानते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है सरकार ने बना रखा है कि आप टैक्स दीजिए ताकि हम पुल बनाए आपके। ये एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। बेरोजगारी का है, जितनी तालीम बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन कोई बेरोजगारी से मर नहीं रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा इसका ढोल नहीं पीटना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी लेकिन बात यह है कि फिरोज जी माफ कीजिए, रोक रही हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का ये कहना था कि देश की 25 करोड़ की आबादी को हमने जरूर गरीबी रेखा से ऊपर किया, लेकिन 80 करोड़ की आबादी को अभी भी हम बिठाकर खिलाने को मजबूर हैं। इसको क्या आप गरीबी के आंकलन में और पैरामीटर्स में नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं मिस पांडे जी। क्या है कि देखिए ये बड़े मजेदारी की बात है, 80 करोड़ को खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले तो किसी ने 30 करोड़ को भी नहीं खिलाया, किसी सरकार ने। थर्ड फ्रंट की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार 55-60 साल रही, ये उसको दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी और वामपंथी कह रहे हैं अरे इतनी गरीबी हो गई, 80 करोड़ को खिला रहे हैं, खिलाएं तब परेशानी, ना खिलाएं तब परेशानी। अरे सरकार ने डिलीवर किया है, ठीक है, और इस सरकार ने डिलीवर किया है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नतीजा जो भी आया, ठीक है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी हमें कहीं नहीं दिख रही है। देखिए, बेरोजगारी के मामले पर ये नहीं कहना चाहिए कि बेरोजगारी तो है, लेकिन इसको लेकर ढोल नहीं पीटना चाहिए। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी एक बड़ी गंभीर चीज है, और बेरोजगारी तब जबकि महंगाई हो, यानी कि आपके देखिए पॉकेट में मनी ना हो और उसमें लोग बेरोजगार भी हों, उनके आय के स्रोत अगर कम हो, और उसमें ये तर्क दे दिया जाए कि लोगों की तालीम बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये एक अस्वीकार्य स्थिति है। देखिए, आप जाके जमीन पे जाके देख लीजिए, आपने जिस तरह से अग्निवीर की पूरी योजना को आप लेके आए हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के साथ क्या व्यवहार किया। यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, एक वंदे भारत ट्रेन आप चला रहे हैं, वीआईपी ट्रेन, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी दूसरे ट्रेनों की स्थिति क्या हो जा रही है, किसकी जानकारी गारंटी? ठीक है, मुझे क्लोजिंग कमेंट उमाशंकर जी से भी लेना है। उमाशंकर जी आपका रुख करते हुए राहुल जी, उमाशंकर जी का भी रुख कर लेते हैं। उमाशंकर जी, पहले तो एक इल्तिजा, व्यक्तिगत कमेंट ना करें, अपनी बात आप रखें। एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, और अगर है तो विपक्ष उसे भुना क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी विरोधी लहर चल रही है, जनता ने तय कर लिया है मोदी और भाजपा को देश से उखाड़ फेंकना है। मैं ये फिरोज साहब को जरा सुन रहा था, आप कह रहे थे व्यक्तिगत कमेंट नहीं, ये फिरोज बख्श जी की जरा पहचान करा दूं आपके दर्शकों को। ये आरएसएस के चरणों पे जाके एक बार लेट गए थे, तो इनको वाइस चांसलर बना दिया गया था। इसलिए उमाशंकर जी एक शालीन विपक्ष की तरह से भी हम बातें रख सकते हैं, व्यक्तिगत कमेंट नहीं शो पर। ठीक है, उमाशंकर जी का ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज, व्यक्तिगत कमेंट इस प्लेटफॉर्म पर नहीं। और हमारे वाइस सत्ता के लालच में पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, ये व्यक्तिगत कमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं राज बिहारी जी के पास जा रही हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। राज बिहारी जी, 5 चरणों के मतदान आज संपन्न हो जाएंगे। अब तक जो फीडबैक आता है, क्योंकि असेसमेंट तो होता ही है, सर्वे होता ही, आपको क्या लग रहा है कि जनता क्या चाहती है? जनता से जुड़े मुद्दों का जिक्र ज्यादा हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मंच से कांग्रेस पर दोषारोपण? और कांग्रेस के पास तो सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और इसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो एक मजबूत विषय होना चाहिए, उसका अभाव देखते हैं क्या? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया है, उस पर जनता मोहर लगाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी, उतनी सीटें बेशक ना बढ़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा आएंगी।